मॉरिशस, छोटा भारत, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत 29 मील चौड़ा, 39 मील लंबा, 4.5 लाख की आबादी का मॉरिशस एक छोटा सा द्वीप है। इसमें 60% लगभग 4.5 लाख भारतीय मूल के लोग बसते हैं। भारतीयों में 53% हिंदू हैं। शेष लोगों में 25,000 चीनी, 10,000 लोग गोरे तथा कुछ अफ्रीकी नस्ल के हैं। यह द्वीप भारत से लगभग 2,000 मील, मेडागास्कर से 500 मील दूर है, अफ्रीकी तट से 1,25,000 मील दूर है। 15वीं शताब्दी तक मॉरिशस बिल्कुल वीरान पड़ा था। वहां समुद्री लुटेरे ही कभी कभी अपना डेरा डालते थे। 16वीं शताब्दी के आदि में यहां पुर्तगालियों ने बसने का प्रयत्न किया, पर समुद्री तूफानों तथा चूहों के उत्पात से डरकर उखड़ गए। इसके बाद 1598 में डचों ने बसने का प्रयत्न किया, पर वे भी उसे अस्वास्थ्यकर कहकर चले गए। 1751 में फ्रांसीसी यहां आए और उन्होंने अफ्रीका के गुलाम पकड़कर यहां बसाए। सन 1880 में अंग्रेजों ने इसे आक्रमण करके हथिया लिया। अंग्रेजों ने भारत से मजदूर लाकर इस देश में बसाए। 3,49,036 पुरुष तथा 10,47,928 महिलाएं वहां लाकर बसाई गईं। इस प्रकार वहां भारतीयों की बस्ती चली गई। विदेशी गुलामी से मॉरिशस 12 मार्च 1968 को स्वतंत्र हुआ और उस देश के निवासियों की चुनी हुई सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री भारतीय मूल के श्री शिव सागर राम गुलाम बने। चाय और चीनी का उत्पादन यहां विशेष रूप से होता है। सन 1729 में मॉरिशस पर फ्रांसीसी शासन था। उसी वर्ष भारतीयों का एक दल श्रमिकों के रूप में वहां पहुंचा। उसमें बंगाली, बिहारी, उड़िया तथा आसामी लोग थे। पोर्ट लुई राजधानी के निर्माण में इन श्रमिकों ने भारी योगदान दिया। इसके बाद 1834 में अंग्रेज बहुत से श्रमिकों को 5 वर्ष के ठेके की शर्त पर वहां ले गए। इनमें हिंदी भाषी प्रांतों के लोग अधिक थे, उनमें भी बिहार के सबसे ज्यादा। उनके साथ भोजपुरी बोली गई। भोजपुरी और हिंदी मिश्रित भाषा ही वहां उत्तर भारतीयों की भाषा है। उसमें कितने ही फ्रांसीसी भाषा के शब्द भी आत्मसात हो गए हैं। रामायण का अच्छा प्रचलन है, जहां तहां रामलीला भी होती है। कहा जा सकता है कि भारतीयों ने ही मॉरिशस को बसाया। उन्होंने गन्ने की कटाई की और चीनी के कारखाने लगाए। शमा रेल की पीली पहाड़ी पर रंग बिरंगी मिट्टी पाई जाती है। उसकी तुलना सूर्य की सतरंगी किरणों से की जाती है, पर वस्तुतः उसके 40 प्रकार तक के रंग गिने जा चुके हैं। इस मिट्टी को सफेद शीशे में भरें तो इंद्रधनुष जैसा दिखाई पड़ता है। मॉरिशस में एक विचित्र पेड़ है, टालोपोट। इस पर 100 वर्ष में एक ही बार फूल आता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। खेती में जिधर भी नजर डाली जाए, गन्ना ही गन्ना उगा हुआ दिखाई पड़ता है। 10-10 मील पर मौसम बदलने वाला यह विलक्षण टापू है। पोर्ट लुई में गर्मी है तो वाकवा में हल्की ठंड और आगे बढ़ें तो क्यूपियो में पूर्ण ठंड अनुभव होने लगेगी। मॉरिशस का पुराना इतिहास नहीं है, न वहां के कोई आदिवासी हैं। वर्तमान प्रजा के पूर्वज भारत, अफ्रीका, फ्रांस, मेडागास्कर और चीन से वहां पहुंचे थे। इन सब की अपनी अपनी भाषा और संस्कृति है। सभी सहिष्णुता पूर्वक मिलजुल कर रहते हैं। 1 जनवरी नया वर्ष यहां सभी वर्गों का त्योहार बन गया है। जनता में धार्मिक रुचि अधिक है। सभी अपने अपने धर्म स्थानों में उत्साहपूर्वक जाते हैं। मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर भीड़ से भरे रहते हैं। कीर्तन, स्नान के लिए हिंदू कम से कम 1 लाख की संख्या में समुद्र में स्नान और पूजन के लिए उसी तरह पहुंचते हैं जैसे भारत में सोमवती अमावस्या को गंगा आदि नदियों पर धार्मिक लोगों की भीड़ होती है। शिवरात्रि पर दक्षिण मॉरिशस में तालाब में नहाने के लिए भी हिंदू जनता इसी उत्साह के साथ पहुंचती है। साधारणतया पैंट पहनने वाले भी उस दिन धोती पहनते हैं। तालाब का जल लेकर अपने घर पहुंचते हैं और उनका स्वागत होता है। पहले वहां हिंदू मृतकों को जलाने की व्यवस्था नहीं थी। अब सभी नगरों में
सुव्यवस्थित शमशान बना दिए गए हैं। दाह क्रिया का प्रचलन कराने में वहां की आर्य समाज ने बहुत प्रचार और आंदोलन किया था। गुजरात की तरह मॉरिशस के हिंदू निवासी अपने नाम के साथ पिता का नाम भी जोड़ते हैं। मॉरिशस के कितने ही नगरों के नाम भारत जैसे हैं, जैसे आनंदग्राम, चित्रकूट, ऋषिनगर, लालकारी, सोनामुखी, महेश्वर नगरी, धारा नगरी, पुरी, मायापुरी आदि। चार्ल्स डार्विन यहां 1836 में पहुंचे और उन्होंने प्रथम बार भारतीयों को देखा। उन्होंने अपने भ्रमण वृत्तांत में लिखा है कि मैं नहीं जानता था कि भारतीय इतने सुंदर होते हैं। एयर इंडिया के हवाई जहाज 5.5 घंटे में मुंबई से चलकर मॉरिशस पहुंचा देते हैं। पानी के जहाज से अफ्रीका होकर जाना पड़ता है। कभी भारत से मॉरिशस जाने में महीनों लग जाते थे। सभी धर्मों के लोग सह अस्तित्व और सहयोग के साथ कितनी अच्छी तरह रह सकते हैं, इस आदर्श की यह देश एक सफल प्रयोगशाला है। फ्रांसीसियों के यहां 23 बड़े शुगर मिल हैं। चीन वाले व्यापार करते हैं। मुसलमानों का रुझान तिजारत और कारीगरी की ओर है। हिंदुओं में से अधिकतर कृषि करते हैं। चाय, तंबाकू, अदरक का निर्यात होता है, किंतु चावल और गेहूं आयात करना पड़ता है। आलू अपने काम चलाने लायक हो जाता है। लघु उद्योग पनप रहे हैं, जिनसे वहां की समृद्धि बढ़ रही है। बेकारी की समस्या नहीं है। इस टापू की लोक भाषा कियोल है। विभिन्न वर्गों के लोग जब मिलते हैं तो कियोल में बात करते हैं। स्कूलों में अंग्रेजी और फ्रेंच पढ़ाई जाती है। अधिकांश स्कूल निजी संस्थानों द्वारा चलाए जाते हैं, जिन्हें सरकारी मान्यताएं और सहायता उपलब्ध होती है। रेडियो और टेलीविजन पर हिंदी व भोजपुरी के कार्यक्रम भी चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हिंदुओं के घरों के सामने हनुमान जी का भगवा ध्वज गड़ा दिखाई देता है। रामायण कथा तथा कीर्तन आदि की धूम मची रहती है। उत्साहपूर्वक इसमें जनता भाग लेती है। जो चढ़ावा आता है उसे धार्मिक विद्यालयों के संचालन में खर्च किया जाता है। आर्य समाज ने भी इस क्षेत्र में अपना काम किया है। उसके संगठन तथा भवन भी जगह जगह हैं, पर वहां सनातनी और आर्य समाजी मिलजुल कर ही समस्त धार्मिक आयोजन करते हैं। उनमें कट्टरता का विष नहीं घुला है। रविवार के आर्य समाज सत्संगों में भी लोग वैसे ही भावनात्मक पूर्व जाते हैं जैसे कि देवालयों और कथा कीर्तनों में। होली, दिवाली तथा अन्य त्योहार भारत की भांति ही बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। मॉरिशस हिंदू सभा, मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन, मॉरिशस ब्राह्मण महासभा, भारतीय गंगा स्नान समिति आदि संस्थाएं उस क्षेत्र में अपने अपने ढंग से धार्मिक वातावरण बनाने का, धर्मनिष्ठा जागृत करने के लिए प्रयत्नशील रहती है। मॉरिशस सनातन धर्म मंदिर संघ ने एक सुंदर ग्रंथ प्रकाशित किया है, मॉरिशस मंदिर चित्रावली। इसमें उस देश के प्रमुख 67 मंदिरों के चित्र तथा विवरण प्रकाशित किए गए हैं। इन मंदिरों का संचालन करने वाली संस्थाओं के अलग अलग नाम हैं। मॉरिशस में हिंदू प्रचेरणी सभा तथा पोर्ट लुई हिंदी सभा ने हिंदी प्रचार की दृष्टि से बहुत काम किया है। उस देश में 175 हिंदी पाठशालाएं चलती हैं, जिसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की परीक्षाएं ली जाती हैं। हर गांव में शिव मंदिर पाया जाएगा। दूसरे देवताओं के भी मंदिर हैं। तुलसीकृत रामायण का यहां बहुत प्रसार है। स्वामी कृष्णानंद जी के प्रयत्न से भारतीय जनता ने रामायण की 1 लाख प्रतियां वहां भेजी हैं, जिन्हें हर घर में पहुंचाया गया है। पोर्ट लुइस हिंदी परिषद की ओर से हिंदी प्रसार का कार्यक्रम उत्साहपूर्वक चलाया जा रहा है। परिषद की एक त्रैमासिक पत्रिका निकलती है। उसने कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं। आर्य समाज संस्था उस देश में बहुत समय से काम कर रही है। उसके द्वारा 2 कॉलेज चलाए जा रहे हैं। सन 1973 में वहां एक विशाल आर्य सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें भारत से भी बहुत से लोग आए थे। सनातन धर्म सभा का काम श्री विद्या निवास पांडे के नेतृत्व में चल रहा है। कितने ही मंदिर तथा हिंदी पाठशालाएं यह संस्था चलाती है। पौरोहित्य कर्म सिखाने की भी पाठशालाएं हैं। रामकृष्ण मिशन का कार्य
इन दिनों स्वामी तत्वबोधानंद चलाते हैं। स्वामी कृष्णानंद जी ने घर घर रामायण पहुंचाने का प्रयत्न किया है। अन्य कई संस्थाएं तथा समाज सेवी उस देश को बौद्धिक तथा भावनात्मक दृष्टि से ऊंचा उठाने में संलग्न हैं। ईसाई मिशनरी यहां पूरी तरह सक्रिय है। भारतीय लोगों को ही ईसाई बनाने में उन्हें अधिक सफलता मिली है। चीनी, अफ्रीकी तथा मुस्लिम संगठन भी वहां कई एक हैं। और भी कई संस्थाएं सराहनीय कार्य कर रही हैं। मुरक्का ने नदी तट पर 22 एकड़ भूमि में फैला गांधी इंस्टीट्यूट श्री नटराजन के संचालकत्व में चल रहा है। इसमें पुस्तकालय, कला भवन, संग्रहालय, सभा भवन आदि कक्ष हैं। भारतीय भाषाओं के पढ़ाने का भी इसमें प्रबंध है। मॉरिशस टाइम्स इस देश का प्रमुख अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र है। प्रोफेसर विष्णु दयाल ने उस देश की परिस्थितियों तथा समस्याओं से संबंधित कई पुस्तकें लिखी हैं। सन 1901 में गांधी जी मॉरिशस गए और उन्होंने अपना भाषण गुजराती में दिया। गांधी जी की प्रेरणा से 1907 में डॉक्टर मणिलाल वहां गए। इन्हीं दिनों वहां आर्य समाज की स्थापना हुई और 15 मार्च 1909 से प्रथम साप्ताहिक पत्र हिंदुस्तानी का प्रकाशन हुआ। इसके बाद कई पत्र निकले और बंद हुए। आर्योदय, जनता नाम से साप्ताहिक और जमाना पाक्षिक पिछले दिनों अपने ढंग से चल रहे थे। पंडित आत्माराम जी लिखित मॉरिशस का इतिहास, हिंदू मॉरिशस पुस्तकों से वहां के भारतीयों की स्थिति तथा भूमिका पर प्रकाश पड़ता है।